लोक कला की अगर जो हम बात करें मौर्य काल में, तो जैसे लोक कला लोकाभिव्यक्ति होती है, आम जनता में, आम जनता के जीवन की जो परिपाटियां हैं उसको कलाकार अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। लोक कला में मूर्ति कला और मृदभांड हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। मौर्यकालीन लोक कला में मूर्ति कला और मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं। और यदि हम मूर्ति कला की बात करें तो हमें कुछ पत्थरों की भी मूर्तियां प्राप्त हुई है और कुछ आप कह सकते हैं कि मिट्टी की भी मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। ये मूर्तियां बड़े पैमाने पर मौर्य पॉलिश, खासकर पत्थर के जो मूर्ति बने हैं वो मौर्यन पॉलिश से पूरी तरह से दिखाई देते हैं, वो पूरी तरह से युक्त दिखाई देते हैं। इसमें दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति आपने बहुत सारी किताबों के मुख्य पृष्ठ पर देखा होगा। चांवर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। 5.5 फीट ऊंचाई की यह मूर्ति है, लगभग भारतीय नारी के सामान्य हाइट की अगर जो हम बात करें तो उस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिलता है। अगर जो इस मूर्ति को हम देखते हैं, इसका एक हाथ टूट चुका है और इस मूर्ति की अगर जो हम बात करें, इनके संपूर्णता को हम बात करें तो बड़े व्यापक पैमाने पर मौर्य पॉलिश के द्वारा इसको पॉलिश किया गया है। यह मूर्ति चांवर ग्राहिणी है। भारतीय नारी के संपूर्ण सौंदर्य की अनुपम अनुकृति इस मूर्ति में हमें दिखाई देती है, जहां पर स्थूल और मांसल काया चांवर ग्राहिणी यक्षिणी का दिखाई दे रहा है। केश विन्यास भारतीय संदर्भ में जुड़ा लिए हुए है। वस्त्र विन्यास भी इन्हें भारतीय संदर्भ में ही दिखाया गया है। यदि आप देखेंगे तो इनको बहुत प्रकार के गहनों से जो तत्कालीन समय में प्रचलित थे, इन्हें पहने हुए दिखाया गया है। और साथ साथ त्रिवली से युक्त नाभि आप देख सकते हैं, 3 फोल्ड। ये संपूर्ण रूपेण भारतीय नारी के संपूर्ण सौंदर्य को अभिव्यक्त करता है। साथ ही यह भी अभिव्यक्त करता है कि मौर्य कालीन नारियां व्यापक पैमाने पर आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में थी, बहुत खराब स्थिति में नहीं थी। क्योंकि लोकाभिव्यक्ति में एक नारी की आकृति इस तरीके से बनी है, अर्थात लोक जीवन में सामान्य तौर पर नारी अच्छे कंडीशन में होंगी, अच्छे स्थिति में होंगी। इसके बाद की अगर जो हम बात करें तो हमें कुछ और भी मूर्तियां प्राप्त हुई है। ऐसे हम अगर जो कहें तो हड़प्पा काल के बाद अगर जो हम चर्चा करें तो व्यवस्थित तरीके से, हालांकि मूर्तियां हर समय बनी, लेकिन हड़प्पा काल के बाद मूर्तियां बड़े पैमाने पर इस कालखंड में बनती हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लोक कला में बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी अन्य आकृतियां भी हमें प्राप्त हुई है। जैसे बेसनगर एमपी से यक्षिणी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मौर्य युगीन वेशभूषा के साथ। इसके बाद वाराणसी के राजघाट से भी प्राप्त हुई, बुलंदी बाग पटना से भी हमें प्राप्त हुआ, लोहानीपुर से भी प्राप्त हुआ, कालसी से भी प्राप्त हुआ। और आप कह सकते हैं कि मथुरा से मणिभद्र और पूर्णभद्र यक्ष की आकृति भी हमें देखने को मिलती है, जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं जो यक्ष की आकृति है वह ऐसी दिखाई दे रही है, जैसे आप देखें ये यक्ष की आकृति है, ये ऐसे दिख रही है जैसे धोतीधारी एक व्यक्ति है, जो संपूर्ण भारतीय संदर्भ में दिखाई देता है। कई बार इन यक्षों को धन के देवता कुबेर से जोड़ने की कोशिश की गई है तत्कालीन समय में, अर्थात लोग धन की प्राप्ति के लिए कुबेर नामक देवता को पूजते थे। यक्ष यक्षिणियों को उसी संदर्भ में हमें इस कालखंड में देखने को मिलता है। मूर्ति कला का एक और विकास हमें राजाश्रय में हुआ, जिसको हम लोग पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, और वो राजाश्रय में खासकर पशु आकृतियां हुई जो मौर्य स्तंभों पर देखने को मिलती है। और ये मौर्य स्तंभ से जो पशु आकृतियां देखने को मिली वो अपनी संपूर्णता के साथ संपूर्ण विश्व के लिए एक आज भी बहुत प्रमुख चीज के रूप में है।